हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ केमिस्ट्री का सेशन 3 लेकर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और हमने भी बताया था कि कौन कौन होते हैं और उनके बारे में व्याख्या हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके बीच। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से रासायनिक समीकरण के प्रकार हैं। तो कल हमने प्रकार के नाम पढ़ लिया था। पहला था असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा था संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण आखिर किसे कहते हैं। हमारा पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा क्या कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, आप समझ रहे होंगे अभिकारकों किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने अभिकारक की परिभाषा आपको बताई थी। अभिकारकों तथा प्रतिफलों, आप इसको भी जानते होंगे कि प्रतिफल किसे कहते हैं, के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। असमान का मतलब बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर इसे हम अपने लैंग्वेज में एकदम देहाती भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें अभिकारक यानी भाग लेने वाले जो तत्व हैं उनके परमाणु और नया जो पदार्थ बना उनके परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो उन्हें हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है एल्युमिनियम की अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई तो हमको Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जैसे हमने देखा कि अभिकारक में एल्युमिनियम का सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु है, जबकि प्रतिफल में एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2 है। इधर देखें तो हाइड्रोजन 2, सल्फर देखें तो 1, इधर है 3, ऑक्सीजन देखें तो 4, इधर है 4 12। इसका मतलब कि एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल में बराबर नहीं है। इसका मतलब यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमारा दूसरा एग्जांपल है लोहा को हमने जल से अभिक्रिया कराया, बना Fe2O3 प्लस H2। इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि हमारा लोहा अभिकारक में 1, प्रतिफल में 2, ऑक्सीजन यहाँ 1, प्रतिफल में 3 है। यानी कि हमारा ये भी रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण, ये भी संतुलित नहीं है। तो इस तरह के अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हमारा दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि यदि परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए अभिकारक और प्रतिफल में, तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल CaCO3 को हमने विक्रिया कराया, हमारा मिला CaO प्लस CO2। हम देख रहे हैं कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, इधर 2 और 1 3। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है, क्योंकि इसमें जो भी तत्व भाग लिए हैं उनके अभिकारकों तथा प्रतिफलों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। दूसरा हमारा है C+O2 CO2। इसमें भी देख रहे हैं कार्बन 1, तो प्रतिफल में भी 1, ऑक्सीजन 2, अभिकारक में तो प्रतिफल में भी 2। तो ये भी रासायनिक जो हमारा समीकरण है वो संतुलित है। अब हमारा एक स्टार पॉइंट है जिसको ध्यान से आप देखेंगे, क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसके बाद पदार्थ का न तो निर्माण होता है, यानी कि नया पदार्थ नहीं बनेगा और न ही विनाश होता है। इसका मतलब कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ यानी कि जो भाग नहीं ले रहे हैं वो उनका निर्माण नहीं होगा और जो हैं उनमें से किन्हीं का विनाश नहीं होगा।
इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। जैसे केमिस्ट्री में आप जानते होंगे कि कोई भी अभिक्रिया कराने के बाद हमें उन्हें संतुलित करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है, उसका कारण यही है कि जब रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है तो नया पदार्थ नहीं बनता है और पुराना पदार्थ नहीं नष्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें संतुलित किया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, कि द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारा है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के दौरान तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। यानी कि जब हम रासायनिक कोई समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो उनके जो भाग लेने वाले तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। परमाणुओं की संख्या को हम बराबर करते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल में जो तत्व भाग ले रहे हैं उनके अभिकारकों और प्रतिफलों में उनके परमाणुओं की संख्या बराबर रहनी चाहिए। उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है या कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि हम संतुलित जब रासायनिक समीकरण को करते हैं तो किसको संतुलित करते हैं, तो आप याद रखिएगा परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं, यानी बराबर करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। आखिर हम रासायनिक अभिक्रिया के जगह पर रासायनिक समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, इससे क्या क्या लाभ है। क्या है, पहला कारण कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में आप देखे थे कि रासायनिक जब अभिक्रिया को लिखने की जरूरत हमको पड़ रही थी तो हमें ज़्यादा वक्त, ज़्यादा स्पेस हमको खर्च हो रहा था, लेकिन जब उसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हम आसानी से उसको लिख पाते हैं। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के जगह रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। दूसरा है रासायनिक समीकरण से समय की बचत होती है, यानी कि कम समय में हम उन्हीं चीजों को लिख सकते हैं। तीसरा है रासायनिक समीकरण लिखने से कम कागज की आवश्यकता होती है, यानी कम कागज में हम उन सारी चीजों को भी लिख सकते हैं। चौथा है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक हो जाती है। कहने का मतलब है कि यदि हम कोई नया प्रतिफल बनाना चाहते हैं, उत्पाद बनाना चाहते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो हमें कितने अभिकारक की आवश्यकता है, इसका पता लगाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग कर सकते हैं कि हमें कितने अभिकारक की जरूरत है एक निश्चित मात्रा में अगर हमको उत्पाद बनाना है। चलिए हमारा आज का लास्ट है, पूरे विश्व में यानी कि जितनी भी धरती पे देश है जहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम जल के लिए H2O अगर संकेत का उपयोग करते हैं तो पूरे विश्व में जल का संकेत अणुसूत्र जो होगा H2O ही होगा किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम जो संकेत का उपयोग कर रहे हैं अगर अदर देश में या अदर जगह चले जाएं तो हमें कठिनाई होगी, नहीं होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।